मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, हम प्रतिदिन किसी न किसी मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर विशेष रूप से आपके साथ विश्लेषण किया करते हैं। आज भी हमारा मुद्दा रहेगा कि आपने देखा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में आए थे और उसी समय उसी कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के कुछ नेता एक मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग के दौरान सम्राट चौधरी ये कहते हुए पाए गए कि अभी से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव तक हमें तेजस्वी यादव पर हमला नहीं करना है, बल्कि हमें हमला को केंद्रित रखना है, राजनीतिक हमले को लालू प्रसाद यादव पर। तो ऐसा क्या है जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि तेजस्वी यादव पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर होगी तो भाजपा को नुकसान होगा और लालू यादव पर हमला करने से बीजेपी को फायदा होगा? तो सबसे पहले यह समझने की बात है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के व्यक्तित्व में और अभी तक की उपलब्धियों में अंतर क्या है। तेजस्वी यादव की राजनीतिक आयु बहुत ही कम है, लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक आयु बड़ी है, इसीलिए लालू प्रसाद यादव पर आरोप भी बढ़े हैं। तेजस्वी यादव की राजनीतिक आयु छोटी होने के कारण उनके ऊपर आरोप भी बढ़े छोटे हैं। ठीक है, अब समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों लालू प्रसाद यादव पर हमलावर होकर भारतीय जनता पार्टी और जो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है वो कोई बहाना नहीं छोड़ते लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी पर हमला करने का। उसके अगर थोड़ा सा उसका एक संकेत अगर आप समझने का प्रयास कीजिए तो विगत 2 दिनों के अंदर जैसा हमने देखा कि बिहार में विधानसभा में और विधान परिषद में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने स्वयं तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के सवालों का जवाब देते समय अपने हमलों को का केंद्र लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को बनाया, उसी से सभी बातों का संकेत हमें समझ में आ जाएगा, मतलब समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के आरोप पर क्या कहा कि ये कहा कि खुद जब लालू यादव के बारे में कि खुद जब लालू प्रसाद पर आरोप लगा, जेल जाने की बारी आई तो अपनी मूर्ख पत्नी को कुर्सी पर बैठा दिया और फिर जेल चला गया। तेजस्वी यादव ने भी जब इस प्रकार का हमला करना शुरू किया तो तेजस्वी यादव के बारे में भी यही कहा, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ तो पूछो अपने जाकर पिता से, पूछो जाकर अपनी माता से कि बिहार में क्या उस समय में महिलाएं 9 बजे रात के बाद शाम होते ही सड़कों पर निकला करती थी? क्या महिलाएं जिस प्रकार से बिहार की छात्राएं आज स्कूल ड्रेस में विद्यालय जाया करती है, क्या उस प्रकार से जाया करती थी? मतलब 2005 से पहले का जो बिहार था, जिसके बारे में पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि जंगल राज है बिहार में, ठीक है, तो उसी पर हमलावर नीतीश कुमार भी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मौलिक अंतर क्या है? मौलिक अंतर ये है, पहले अगर हम तेजस्वी यादव पर क्यों हमला नहीं करना चाहती है बीजेपी, उसको समझने का प्रयास करें तो एक बात समझ में आती है कि 2020 के विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक बीच में 2 वर्ष डिप्टी सीएम भी रहे तेजस्वी यादव, तो इस 5 साल के अंदर 2 साल का उनका डिप्टी सीएम का टेन्योर और 3 साल का नेता विपक्ष का टेन्योर को मिला देंगे और चुनावी अभियान 2020 के विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में अगर जब हम देखेंगे तेजस्वी यादव की पहचान बनी दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और कमाई के मुद्दों पर बहस करने वाले नेता की। तेजस्वी यादव की पहचान बनी 2020 के विधानसभा चुनाव में जब तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा कर रहे थे आम सभाओं में। तेजस्वी यादव की पहचान बनी जब तेजस्वी यादव ने इस बात का श्रेय लिया कि बिहार में जो जातिगत सर्वेक्षण कराया गया उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण यह था कि नीतीश कुमार के साथ सरकार में तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव ने इस बात का श्रेय सफलतापूर्वक लिया कि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हुई 4 लाख के आसपास, उसकी पृष्ठभूमि में उसका सबसे बड़ा कारण तेजस्वी यादव का सरकार में होना और तेजस्वी यादव के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा करना, ये प्रमुख 2 कारण रहे। ठीक है, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू तेजस्वी यादव को चुनावी मुद्दा बनाने से बचती रही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव को क्यों बनाना चाहती? इसलिए बनाना चाहती कि आप याद कीजिए लालू प्रसाद 90 में मुख्यमंत्री बनते हैं, 90 से लेकर 95 तक लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता अपनी चरम पर थी। लालू प्रसाद यादव गैर सवर्ण बिहार की जो 85% आबादी थी उसके एक छत्र नेता हुआ करते थे। वोट भले ही कम मिलता, वो विषय अलग है, लेकिन वो लगभग 85% आबादी की एक छत्र नेता हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, ललन सिंह, सुशील मोदी, वृषिण पटेल जैसे नेताओं के द्वारा फाइल किए गए केस
जो पटना हाईकोर्ट में केस फाइल किया गया चारा घोटाला के जांच कराने के लिए कि सीबीआई से चारा घोटाला का जांच हो, उसके बाद जिस प्रकार से चारा घोटाला का भंडाफोड़ हुआ, सीबीआई ने जांच शुरू किया, उसके बाद देवगौड़ा की सरकार चली गई, इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने। इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर बनकर पटना संसदीय सीट से चुनाव लड़ने आए, चुनाव रद्द होता गया, दो बार चुनाव रद्द हुआ हिंसा के कारण। उसी दौरान तो एक चारा घोटाला के कारण अंतोगत्वा लालू प्रसाद यादव को सरदार जोगिंदर सिंह सीबीआई के डायरेक्टर और देवगौड़ा की काफी नजदीकी व्यक्ति ने लालू प्रसाद यादव को जेल भेजने में कामयाब रहे। तो एक चारा घोटाला का ठप्पा, दूसरा कानून व्यवस्था की गिरती हुई कानून व्यवस्था से बिहार के लगभग 70% आबादी त्रस्त थी। स्थिति यह थी कि कब सड़क चलते कहां किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार की घटना घट जाए, इसकी कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं था। स्थिति यह थी, एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि एक आईएएस, दलित आईएएस बीबी विश्वास की पत्नी के साथ एक विधायक का बेटा, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक का बेटा, सत्ताधारी दल लालू यादव के दल का विधायक का बेटा बबलू यादव वर्षों तक बलात्कार करता रहा। न केवल उस आईएएस की पत्नी के साथ, बल्कि आईएएस की सास के साथ, आईएएस की भतीजी के साथ, इवन आईएएस की नौकरानी को भी नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार की विकट परिस्थिति थी बिहार की स्थिति यह थी कि किसी भी बड़े डॉक्टर, व्यापारी, कभी भी किसी का भी अपहरण हो जाया करता था। और ऐसा कहा जाता है, विगत दिनों भी लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने कहा कि हर अपहरण की गुत्थी सुलझाई जाती थी एक अन्य मार्ग में। वैसे उन दिनों आरोप लालू प्रसाद यादव के दोनों सालों साधु यादव और सुभाष यादव पर भी लगता रहा है कि ये लोग भी उस जंगल राज के नैरेटिव बनाने में बहुत बड़े सहयोगी थे। मतलब ये जो शिल्पी जैन हत्याकांड, कौन भूल सकता है, जिसमें सुभाष साधु यादव का भी नाम आता था। ऐसा कहा जाता था कि जितने भी केस, मुकदमे, अपराध सबके और अपराधी थाना सबके ये जो नेक्सस होता है, इस सब को मॉनिटरिंग एक तरह से दोनों भाई साधु यादव, सुभाष यादव किया करते थे। रोहिणी आचार्य की शादी में जिस प्रकार से पटना में जितने भी 4 व्हीलर्स के शोरूम थे, सोफा के शोरूम थे, सबको लुटवा लिया गया, मुख्यमंत्री आवास से लुटवा लिया गया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी विकट परिस्थिति थी। जगह जगह जातीय हिंसा, नरसंहार, एमसीसी, नक्सल, सनलाइट सेना, रणवीर सेना, कितने सेना बन गए थे। अपराधियों के सेना अलग थे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो जंगल राज वाली परिस्थिति थी, तो इसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव को माना जाता है। आज भी वो पीढ़ी जो उस दौर को देखा है, वो आज भी लालू प्रसाद यादव या राष्ट्रीय जनता दल के दोबारा सत्ता में आने के नाम पर ही कांप जाता है। ठीक है, और साथ ही उस समय में लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के सत्ता में होते हुए जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव की, उनकी जाति के लोगों का तांडव, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि जहां कहीं भी लोग पूछते थे कि भाई ये मोहल्ला यादवों का तो नहीं है। अगर ये मोहल्ला यादवों का है, इसका मतलब है कि आम लोगों के लिए, वहां किसी बाहरी व्यक्ति के लिए रहना मुश्किल है। लोग पूछा करते थे कि भाई फलाने मोहल्ला में जा रहा हूं तो उस मोहल्ले में आबादी किसकी है, अगर यादव का है इसका मतलब अपराधी होंगे वहां। तो इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित हुई थी, जिसके लिए जिम्मेवार लोग लालू यादव को मानते हैं। इसीलिए उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए, आप देखिए लालू प्रसाद यादव का चुनावी मैदान में होना लालू प्रसाद यादव के हार की या उनके पार्टी की हार की गारंटी थी। लालू प्रसाद यादव का चुनाव प्रचार करना ही लालू प्रसाद यादव की पार्टी की हार की गारंटी हो गई। तो इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू या जितने भी राजद विरोधी दल है, सबके लिए ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी के लिए जीत का इक्का साबित होगा और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए लालू प्रसाद यादव हार की गारंटी होंगे। यही कारण है कि वहां पर सम्राट चौधरी इस प्रकार का वक्तव्य देते हुए देखे गए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।